हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त कुमार गौतम आप सभी के अपने चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार में सभी का स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे थे मानवाधिकार अधिनियम 1993 की। हम इससे पहले 5 पार्ट्स में हमने अध्याय 1 से लेके अध्याय 5 तक की सारी धाराओं का बहुत ही सरल से सरल भाषा में विश्लेषण किया गया है। आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने अध्याय 6 की तरफ बढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारी ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम लॉ से रिलेटेड MCQs बेस्ड क्वेश्चन और लेक्चर टाइप वीडियोस लाते रहते हैं। और चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अध्याय 6 कहता है कि मानवाधिकार न्यायालय। मानवाधिकार न्यायालय धारा 30 मानवाधिकार न्यायालय मानवाधिकारों के उल्लंघन को शीघ्रता से निपटाने के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सहमति या परामर्श से अधिसूचना द्वारा प्रत्येक जिले में सेशन न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। यह बात वहाँ लागू नहीं होती है यदि कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में कार्यरत है। यह बात वहाँ पर भी लागू नहीं होती है यदि कोई सेशन न्यायालय किसी कानून या विधि के तहत विशेष न्यायालय के रूप में गठित किया गया है। तो धारा 30 वहाँ नहीं लागू होगी कि प्रत्येक जिले के सेशन न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा। यदि सेशन न्यायालय इन दोनों में से किसी भी प्रकार का न्यायालय है तो धारा 30 वहाँ लागू नहीं होगी। आइए हम बात करते हैं धारा 32 की। धारा 32 कहता है कि विशेष लोक अभियोजक का तात्पर्य होता है सरकार द्वारा सरकार का प्रतिनिधि जो होता है उसे विशेष या लोक अभियोजक कहते हैं, जो कि अधिवक्ता कार्य के रूप में स्थापित या नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकार प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी। किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता कार्य के लिए अनुभव प्राप्त हो, उससे धारा 31 के तहत लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। आइए हम बात करते हैं अध्याय 7 की। अध्याय 7 कहता है हमारा वित्त लेखा और संपरीक्षा। धारा 32 कहती है कि केंद्र सरकार द्वारा अनुदान। केंद्र सरकार संसद द्वारा मानवाधिकार आयोगों को अनुदान के माध्यम से ऐसी धनराशि का संदाय कराएगी जो उस आयोग या कार्यालय की खर्चों में प्रयोग किया जाएगा। ऐसी धनराशि का प्रयोग मानवाधिकार आयोग आप जैसा ठीक समझे वैसा प्रयोग कर सकती है। आइए हम बात करते हैं धारा 33 की। धारा 33 कहता है कि राज्य सरकार द्वारा अनुदान। राज्य सरकार विधानमंडल द्वारा अनुदान के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय कराएगी जो मानवाधिकार आयोग के कार्यों और कृत्यों में होने वाले प्रयोग के रूप में लिया जाएगा। राज्य सरकार मानवाधिकार को यह छूट देती है कि अनुदान द्वारा प्राप्त उसे धनराशि में से किसी भी प्रकार का प्रयोग कर सकती है। आइए हम बात करते हैं धारा 34 की। धारा 34 कहता है कि लेखा और संपरीक्षा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आयोग के खर्च और व्यय के लेखा जोखा केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक आयोग के द्वारा व्यय की गई धनराशि की संपरीक्षा करेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक
आयोग के लेखा जोखा की संपरीक्षा करेगा, उसकी जांच करेगा। महालेखा परीक्षक को यह अधिकार है कि जिस व्यक्ति को भी वह संपरीक्षा के रूप में नियुक्त करे उसे लेखा महापरीक्षा की सारी शक्तियाँ प्राप्त होंगी। आइए हम बात करते हैं धारा 35 की। धारा 35 कहता है कि राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा। राज्य आयोग भारत सरकार के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से परामर्श करके लेखा प्रस्तुत करेगा जो राज्य आयोग द्वारा विहित की गई हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक राज्य आयोग के किसी भी कार्यालय के दस्तावेजों की जांच कर सकता है और संपरीक्षक के तौर पर वह कार्यालय के लेखा जोखा की मांग कर सकता है। आयोग द्वारा सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान को किस प्रकार से और कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है, यह भारत सरकार लेखा संपरीक्षा मांग सकती है। आइए हम बात करते हैं अध्याय 8 की। अध्याय 8 कहता है विविध। धारा 36 यानी 36 आयोग के अधिकारातीत के अधीन न आने वाले विषय। आयोग किसी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन या किसी राज्य आयोग के समक्ष लंबित हैं। आयोग को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। आइए बात करते हैं हम धारा 37 की। धारा 37 कहता है कि विशेष अन्वेषण दलों का गठन। किसी प्रवृत्त विधि द्वारा विशेष अन्वेषण की जांच करने के लिए सरकार मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति कर सकेगी। यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त है, वह पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। आइए हम बात करते हैं धारा 38 की। धारा 38 कहता है कि सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। मानवाधिकार द्वारा जांच करते समय आयोग के किसी भी अधिकारी, सदस्य या अध्यक्ष के विरुद्ध वाद नहीं चलाया जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और उनके अध्यक्षों पर ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं जिससे मानवाधिकार आयोग की बदनामी और उस पर कानूनी कार्यवाही हो जाती है। इसीलिए धारा 38 यह प्रावधान और यह शक्ति प्राप्त कराती है कि सद्भावनापूर्वक राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रयोग किए गए किसी भी कार्य को कोर्ट में या जुडिशरी में वाद के रूप में नहीं लाया जा सकता है। आइए हम बात करते हैं धारा 39 की। धारा 39 कहता है कि सदस्यों और अधिकारियों का लोक सेवक होना। आयोग का प्रत्येक सदस्य और अधिकारी लोक सेवक होगा, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 31 के अनुसार प्रत्येक अधिकारी या अध्यक्ष या सदस्य लोक सेवक के रूप में समझा जाएगा। आइए हम बात करते हैं धारा 40 की। धारा 40 कहता है कि नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र सरकार को अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। धारा 40A यह कहता है कि पूर्वव्यापी रूप से नियम बनाने की शक्ति। धारा 40B कहता है कि आयोग को विनियम बनाने की शक्ति। आयोग को भी अधिकार प्राप्त है कि वह कुछ विषयों पर नियम बना सकता है। आइए हम बात करते हैं धारा 31 की। धारा 31 कहता है कि नियम बनाने को राज्य सरकार को भी शक्तियाँ प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा बनाए गया नियम को यथाशीघ्र, जहाँ राज्य विधानमंडल के 2 सदन हैं या वहाँ प्रत्येक सदन के समक्ष, या जहाँ राज्य के ऐसे विधानमंडल 1 सदन है वहाँ उस सदन के समक्ष नियमों को बनाकर रखने की शक्ति प्राप्त है।
आइए हम बात करते हैं धारा 32 की। धारा 32 कहता है कि कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह शक्ति प्राप्त है कि अधिनियम की कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति प्राप्त है। वह राजपत्र में उन कठिनाइयों की समीक्षा कर वह संसद या विधानमंडल के दोनों सदनों या एक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा। आइए हम बात करते हैं धारा 34 की। धारा 34 कहता है कि निरसन और व्यावृत्ति। मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 इसके द्वारा निरसन किया गया। निरसन शब्द का तात्पर्य होता है कि अध्याय में कुछ ऐसी धाराएं भी हैं जो कहीं न कहीं अपवादित या किसी विषय से संबंधित हैं। तो निरसन उन सभी धाराओं को एक संरक्षण या एक सुरक्षा कवच प्राप्त कराता है। ऐसे निरसन के होते हैं हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात कार्यवाही इस अधिनियम के संबंधित उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। भारतीय मानवाधिकार अधिनियम 1993 की सारे अध्याय सारी धाराएं एसपी विथ लीगल नॉलेज परिवार द्वारा बहुत ही सरल से सरल भाषा में समझाया गया है और विस्तार पूर्वक बताया गया है। आपको हमारा वीडियो यह कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दें। यदि किसी प्रकार की कोई कमी हो तो हमें हमारे वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।